नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विशेष सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 बताएंगे। और किसके लिए बताएंगे? ये माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो 2025 में होने वाली, कब आपकी ये अप्रैल माह में होने वाली है, उस परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए हैं। और आपकी जो MPTET वर्ग 2 की परीक्षा होने वाली है, उसके इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रश्न हैं, ये प्रश्न चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 1 बता रहे हैं। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर उड़िया, बी नंबर उत्कल, सी नंबर पुरी और डी नंबर कटक। तो प्रश्न है आपका, ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका प्राचीन नाम क्या है? उत्कल है। ओडिशा का प्राचीन नाम उत्कल है। ये जो प्राचीन काल में ओडिशा को कलिंग कहते थे। जो प्राचीन काल था उस टाइम पे जो ओडिशा था उसको क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता, और उत्कल जैसे नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल में ओडिशा को कलिंग साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था। जो प्राचीन समय था उस समय कलिंग साम्राज्य का हिस्सा माना जाता, किसको? ओडिशा को। और उत्कल जो है इसका, ओडिशा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता था, जो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन में भी शामिल है। तो चलिए, ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? आपका प्रश्न नंबर 2 है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, अब्दुल रज़्ज़ाक। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सा मुस्लिम यात्री विजयनगर राज दरबार में आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़्ज़ाक। देखो, इस जो अब्दुल रज़्ज़ाक है, ये देवराज द्वितीय के समय आए थे। ये इसी शासक के काल में 1420 ईस्वी में इटली का यात्री निकोलो कोटी भी आया था, जो विजय साम्राज्य में आया था। देवराज द्वितीय 1425 से 1446 ईस्वी को अभिलेखों में गजक बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता है। इसके मुसलमानों को भी जागीर दी थी। इसी के शासनकाल में भारत का राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक विजयनगर साम्राज्य आया था। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न है आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। 270 ईस्वी पूर्व में, बी नंबर है 275 ईस्वी पूर्व में, सी नंबर 326 ईस्वी पूर्व में और डी नंबर 400 ईस्वी पूर्व में। तो जो सिकंदर थे उन्होंने कब किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। देखिए, यहाँ पे सिकंदर जो थे 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और उसकी जानकारी आपको बता दे रहे हैं। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में अपना भारतीय अभियान शुरू किया। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मेडिडोनियम सेना ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में एक अभियान चलाया। सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया और तक्षशिला की ओर बढ़ा, जहां उसका सामना पोरस से हुआ। और जो हाइडे स्पेस का युद्ध हुआ था, सिकंदर ने हाइडे स्पेस की लड़ाई में पोरस को हराया, लेकिन यह लड़ाई मैसिडोनियम के लिए बहुत ही महंगी साबित हुई। और जो सिकंदर की वापसी कब हुई? सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। तो यहाँ पे सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने किसका समर्थन किया? तो ये 4 ऑप्शन है। विधवा विवाह का, स्त्री विवाह का, बाल विवाह के विरोध का और उपयुक्त सभी। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इनने विधवा विवाह का क्या किया? समर्थन किया। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का यानी कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। महिला शिक्षा का भी समर्थन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आवाज़ उठाई और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। देखिए, ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप बता देंगे, ये 1856 में पारित किया गया था। महिला शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, इन्होंने महिला शिक्षा का भी समर्थन किया था। सामाजिक सुधार में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था, तो किसका किया था? विधवा विवाह का। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है आपका, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई? 4 ऑप्शन है। लॉर्ड वेलेजरी, ए नंबर, बी नंबर लॉर्ड डलहौजी, सी नंबर लॉर्ड कैनिंग और डी नंबर लॉर्ड मेयो।
तो जो पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, लॉर्ड डलहौजी। किसके समय में बिछाई गई थी? जी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और कब बिछाई गई थी? तो देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच बिछाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से के बोरी बंदर से ठाणे के बीच बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी ये बताई दिए, 16 अप्रैल 1853 को। और पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? ए नंबर लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर लॉर्ड रिपन ने, सी नंबर लॉर्ड हेस्टिंग ने और डी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, जिन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का योगदान क्या है? उन्होंने सिविल सेवा को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित कर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उपकरण बनाया। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न था, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस के अनुबंधित और अनुबंध सिविल सेवाओं की शुरुआत की। और इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? यहाँ पे प्रश्न है आपका, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो यहाँ पे यहाँ पे प्रश्न है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, जहांगीर। जहांगीर जो थे, जो ऐसे सम्राट थे जिन्होंने चित्रकला का पारखी कहा जाता है। मुगल सम्राटों में जहांगीर को चित्रकला का सबसे बड़ा पारखी माना जाता है, जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, आपको मुगल से बात हुई तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। और बाबर का लड़का कौन था? हुमायूं का लड़का कौन था? जहांगीर का लड़का कौन था? शाहजहां का लड़का कौन था? अकबर। यहाँ पे हम मिसिंग कर गए। बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर और जहांगीर का लड़का शाहजहां। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य से भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखिए कौन कौन सी घटना है। पहली घटना है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी घटना है जलियांवाला बाग, तीसरी घटना है असहयोग आंदोलन और चौथी घटना भारत छोड़ो आंदोलन। इन घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाना है, सही क्रम में हमको जमाना है और उसका कूट दिया है, कूट में आपको आंसर बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ये कब हुई थी? 1885 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में। अब आपको यहाँ इसका सही क्रम जमाना है। तो सबसे पहले 1885 एक नंबर हो गया, 1919 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी ये क्रमबद्ध रूप से यानी कि कालक्रम की सही जमा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय बता दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामान्यतः कांग्रेस पार्टी या बश कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। यह भारत में एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन था। उसके बाद दूसरा आपका जलियांवाला बाग, इसके बारे में आप जानते ही हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी थी। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। उस सभा में जो अंग्रेज अधिकारी था डायर, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने उन पर गोलियां चलाई। निहत्थे शांत बूढ़ों, महिला और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन, या असहयोग आंदोलन को असंगठित आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। कौन? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया आंदोलन था। एक राजनीतिक अभियान था जिसे भारतीयों ने स्वयं का शासन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने का आग्रह किया था। तो इस प्रकार से जो आपका ये असहयोग आंदोलन हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन
यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटे यह किस धर्म सुधारक का नारा था? प्रश्न है आपका, वेदों की ओर लौटे यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा होगा इसका सही आंसर? सोचिए, ये किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दयानंद सरस्वती जी। किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा था? किसका नारा था? यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वे एक भारतीय आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारक थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में कई सुधारों का नेतृत्व किया। उन्होंने वेदों को हिंदू धर्म का सबसे प्रामाणिक और सर्वोच्च स्रोत माना और अपने अनुयायियों को उनका अध्ययन और अनुसरण करने के लिए कहा। तो जो प्रश्न था आपका, प्रश्न क्या है? वेदों की ओर लौटे यह किस धर्म सुधारक का नारा है? तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? रामायण का रचयिता कौन है? तो इसका आपको सभी को आंसर मालूम है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपका, वैसे जो रामायण है ये एक महाकाव्य है। इसके रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्हें आदिकवि के नाम से जाना जाता है। रामायण का महत्व सभी को मालूम है, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, सूरत में आया था, कन्याकुमारी, कालीकट या मालाबार? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, कालीकट। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? तो वह कहाँ पहुँचा था? कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचा था। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक, कहाँ का नाविक था ये? पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला और 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा था। तो ये आप वास्को डी गामा के बारे में प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने हराया था, किसे हराया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सिराजुद्दौला। मीर कासिम को भी नहीं, सुजाउद्दौला को भी नहीं और मीर जाफर को भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, सिराजुद्दौला। देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्वाइन के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। जो रामकृष्ण मिशन की संस्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, स्वामी विवेकानंद ने। जो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने 1 मई 1897 को स्थापना की थी। और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई कब की गई थी? 1 मई 1897 में को की गई थी। और इनका उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को बढ़ावा देना। जो रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं थी उसको बढ़ावा देना था। मानवता के उत्थान और समाज की सेवा के लिए आध्यात्मिक विकास, सामाजिक सेवा, शिक्षा और धार्मिक सद्भाव पर जोर दिया। इसका मुख्यालय कहाँ था? बेलूर मठ, हावड़ा और पश्चिम बंगाल। संस्था का प्रकार हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन। तो ये आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है? माप तोल का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न है आपका, माप तोल का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि माप तोल का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। पोतवा अध्यक्ष किसके नाम से जाना जाता था? पोतवा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। सीता अध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी होता था? सीता अध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी होता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, कृषि विभाग। किसका होता था? कृषि विभाग का। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? मौर्य प्रशासन में वाणिज्य व्यापार का प्रधान अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए, मौर्य प्रशासन में वाणिज्य व्यापार का प्रधान अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, आकार अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, आकार अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। फौजदारी मामलों की सुनवाई किस न्यायालय में होती थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि फौजदारी मामलों की सुनवाई किस न्यायालय में होती थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर,
कटक शोधन किसमें की जाती थी? कटक शोधन में। फौजदारी मामलों की सुनवाई कटक शोधन न्यायालय में होती थी। ये आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। स्त्री गुप्तचर किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो स्त्री गुप्तचर होती थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वैष्णी। किस नाम से जानी जाती थी? वैष्णी नाम से जानी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके काल में की थी? प्रश्न है आपका जो राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके काल में की गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अशोक। किसके शासनकाल में की गई थी? तो अशोक। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। मौर्य काल में अदेव मात्रक भूमि से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मौर्य काल था उसमें अदेव मात्रक भूमि से क्या तात्पर्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बिना सिंचाई के अच्छी कृषि। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है आपका? अर्थशास्त्र में वर्णित वार्ता का अर्थ क्या था? प्रश्न है आपका अर्थशास्त्र में वर्णित वार्ता का अर्थ क्या था? ए नंबर कृषि, बी नंबर पशुपालन, सी नंबर व्यापार और डी नंबर सभी तीनों। तो इसमें इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सभी तीनों, यानी कृषि भी आएगा, पशुपालन भी और व्यापार, तो सभी तीनों आ जाएगा। ये जो है आपका अर्थशास्त्र, जिसे आजकल जो वार्ता है, जिसको आजकल हम क्या कह रहे हैं अर्थशास्त्र कहा जाता है, उसके लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि यह शब्द पूर्णतः अर्थशास्त्र का घोतक नहीं। कौटिल्य ने वार्ता के 3 अंग कहे हैं, कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन, जिससे वृत्ति जीविका का उपार्जन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में वर्णित वार्ता शब्द का अर्थ क्या है? तो कृषि, पशुपालन और व्यापार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। मौर्य काल में धार्मिक कर किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। मौर्य काल में धार्मिक कर किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर हिरण्य। किस नाम से जाना जाता है? हिरण्य नाम से। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? चलिए देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या दिया हुआ है आपका? मौर्य काल में विशिष्ट से क्या तात्पर्य था? ए नंबर निःशुल्क श्रम, बी नंबर सिंचाई कर, सी नंबर धार्मिक अनुदान, डी नंबर आर्थिक दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर निःशुल्क श्रम। मौर्य काल में विशिष्ट से क्या तात्पर्य? तो निःशुल्क श्रम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। अनाज के बदले नगद में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या प्रश्न है आपका? अनाज के बदले नगद में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हिरण्य। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 25। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किस प्रदेश में करवाया? देखिए यहाँ पे आपका अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? आपका जो अंतिम प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किस प्रदेश में करवाया? तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गुजरात राज्य का एक उप क्षेत्र है जो काठियावाड़ प्रायद्वीप का अधिकांश भाग है। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे कभी कभी सूर्य का देश भी कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न 1 से प्रश्न 25 तक बताया। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट 3 है, इसके पहले के वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 बताया था। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके बाद आपके और अन्य प्रैक्टिस सेट बताएंगे। और ये आपकी जो MPTET वर्ग 2 विशेष सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल का नाम क्या है? आइडियल देव क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर दीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करते रहिए, जिससे आपकी जो MPTET वर्ग 2 की परीक्षा होने वाली है उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।